मैं अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो मेरा क्लास है मैं आपको बताऊंगा भी कि देखिए बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस हो गया सबका चेंज हो गया है। और इसमें ये भी देखिए बोला है कि केवल 9th और 10th का ही सब्जेक्ट से हम सवाल पूछेंगे आपको, और उसका सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। और देखिए 9th और 10th, आज मैं आपको देकर आए हैं 10th के हिस्ट्री का क्लास, जिसमें आपको दिया होगा सिलेबस में दिया है 10th में फर्स्ट चैप्टर कि यूरोप में राष्ट्रवाद। और देखिए आपको यही बता दें कि ये पटना के जो हैं फेमस कॉलेज सर जो विद्या कुल एजुकेशन से पढ़ाते हैं वो राहुल सर, उनका ये नोट्स है, क्लास नोट्स है। तो अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एक बार इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा। इसमें से यूरोप में राष्ट्रवाद से अगर आईबे करेगा क्वेश्चन और आएगा तो शायद इसमें से हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा लड़ जाए, क्योंकि ये बहुत टॉपर टीचर है उनका और उन्हीं का ये क्लास नोट्स है। ठीक है। और देखिए अगर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो को देखिए पूरा, और वीडियो देखकर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर इसी तरह से मेरा और क्लास का नोट्स ये फर्स्ट लेक्चर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए राष्ट्रवाद से पहले का मेरा देखिए चैप्टर है मेरा यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था, तो क्या हुआ था उतना आप पढ़िएगा तो फिर आपको समझ ज़्यादा लग जाएगा। आप उतना ही पढ़िए, फैक्ट पढ़िए जिससे आपको परीक्षा में काम चल जाए। ठीक है। देखिए आपको बताते हैं इसका नोट्स निचोड़ के निकाला गया है, जो परीक्षा में सवाल पूछता है वहीं आपको दिया गया है इस क्लास में। देखिए आपको स्टार्ट करते हैं। चलिए जर्मनी में आपको कह रहा है कि जर्मनी में 39 राज्य को आपस में मिलाकर नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना की गई। अब देखिए ये आपका जो है सवाल ये परीक्षा में पूछ सकता है कि जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी। तो जर्मनी में राज्य संघ की स्थापना आपको किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसका अगर मैट्रिक में पढ़े होंगे तो इसका नाम सुने होंगे नेपोलियन बोनापार्ट के। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्रांतियों का योग, क्रांति स्टार्ट हुआ, देखिए आपका हुआ था क्रांतियों का योग स्टार्ट हुआ है जैसे 22 जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। इसके बारे में पढ़िएगा पहले कि 22 जुलाई 1830 की क्रांति कहाँ हुई थी। देखिए परिमाण में क्या होता है कि फ्रांस ने बुर्बो वंश समाप्त हो गया था, फ्रांस में बुर्बो वंश चल रहा था वो समाप्त हो गया था। और हंस वंश की स्थापना हुई। इससे पूछेगा कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहाँ हुई थी। देखिए इस क्रांति से फ्रांस में बुर्बो की वंश समाप्त हो गई थी। ठीक है। और हंस वंश की स्थापना हुई एवं लुई फिलिप्स को राजा बनाया गया, और ऐसे लिखा रहेगा गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है। अगला आपका क्रांति पढ़ रहे देखिए 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति जैसे पढ़ेंगे आपको तो इसमें क्या होगा आपको देखिए कि 22 फरवरी 1848 को पेरिस में पीथर्स के नेतृत्व में भोज कराकर क्रांति शुरू की गई थी। अभी आपको पूछ सकता है कि 1848 ईस्वी की क्रांति कहाँ हुई थी, तो आप क्या कहिएगा। 22 फरवरी 1848 को पेरिस में पीथर्स के नेतृत्व में हुई भोज कराकर क्रांति शुरू की गई थी। आगे चलते दूसरा का आपका पॉइंट मिल जाएगा कि 24 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस से हमेशा के लिए राजतंत्र समाप्त की गई। अब पूछेगा आपको बताइए कि फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति कब की गई थी, तो 24 फरवरी 1848 को। देखिए ये सिलेबस चेंज किया गया है, वो आपको फैक्ट पूछेगा। ज़्यादा तक इस डेट पर ज़्यादा हमको ध्यान देना होगा क्योंकि सन पूछने का वहीं उसका मिलेगा क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछेगा कि 14 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस में हमेशा के लिए राजतंत्र समाप्त हो गई थी। पूछेगा कि राजतंत्र समाप्त फ्रांस में कब की गई थी, तो 24 फरवरी 1848 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। उसके बाद से कहेगा कि जब समाप्त की गई तो क्या स्टार्ट हुआ था वहाँ पर, तो नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है देखिए। चलिए आगे कह रहा है कि अब 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। अब देखिए इससे क्रांति से हुआ कि 21 वर्ष से अधिक वाले पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया था। लोगों को काम देने की गारंटी प्रदान की गई। उसके बाद से नेपोलियन थर्ड को राजा घोषित किया गया था। अब नेपोलियन थर्ड को राजा घोषित की गई, भी आपका परीक्षा में पूछ सकता है। आगे देखिए नोट्स करके दिया गया है, देखिए बता दें कि बिहार पुलिस के लिए परफेक्ट नोट्स दिया गया। ठीक है। ये किसी भी एग्जाम देगा, लेकिन ये एनसीईआरटी जो 10th का है क्योंकि सिलेबस चेंज कर दिया है बिहार पुलिस वाला, सेम कर दिया है 10th वाला। तो ये आपको एकदम फैक्ट देकर क्या लगेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद पहले का चैप्टर के पूरा नोट्स है। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक पूरे यूरोप में
मेटरनिख का प्रभाव बना रहा, जिसे मेटरनिख युग कहते हैं। अब पूछेगा कि मेटरनिख का प्रभाव कब तक रहा, तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक। इसे क्या कहते थे? मेटरनिख युग कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे दिखाते हैं। देखिए इटली का एकीकरण। अब इटली के एकीकरण के बारे में आप पढ़िए। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर कब्जा करके इसे 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, 1815 में वियना सम्मेलन के बाद इटली को 7 भागों में बांटा गया। अब देखिए ये आपका फैक्ट याद करने वाला है, परीक्षा में पूछ सकता है कि 1815 में वियना सम्मेलन के बाद इटली को 7 भागों में बांटा गया था। अब पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, क्या कहिएगा? 1815 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि इटली को, तो ये तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये भी याद कर लीजिएगा कि इटली को 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आगे चल रहा है कि प्रारंभ में इटली का राजा कौन था, तो चार्ल्स एल्बर्ट था। इसे पूछ सकता है सवाल कि फ्रांस में प्रारंभ में इटली का राजा कौन था, तो चार्ल्स एल्बर्ट था। ठीक है, फिर से आपको याद दिला देगी कि बिहार पुलिस के जो सिलेबस नया चेंज किया गया है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का 10th का, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको वही क्वेश्चन पॉइंट में लेकर आए हैं जिससे आपको परीक्षा में काम हो जाए। अब समय तो बचा। चावल की कटोरा कहे जाने पर इटली को लोमार्डी क्षेत्र पर आष्टीय अधिकार कर लिया। चावल की कटोरा कहे जाने वाले पर इटली की लोमार्डी क्षेत्र पर आष्टीय अधिकार कर लिया। कुछ भाग पर पोप का अधिकार हुआ तथा इटली के दक्षिणी भाग में बुर्बो वंश का अधिकार हुआ था। अब इटली के एकीकरण, आगे चलते हैं। इटली के एकीकरण से पूर्व इटली, एकीकरण से पूर्व इटली। देखिए पोप को सुरक्षा प्रदान फ्रांस के द्वारा किया गया। अब पूछेगा कि पोप को सुरक्षा प्रदान किसके द्वारा किया गया था, तो क्या कहिएगा? फ्रांस के द्वारा किया गया था। इटली के राजा का अधिकार वियना सम्मेलन के बाद पीडमाउंट, नीस, सेवाय और सार्डिनिया पर ही था। अगला पॉइंट देखते हैं। लोमार्डी वेनेसिया पर आस्ट्रिया स्वयं अधिकार कर लिया था। आस्ट्रिया के हम्बर्सबर्ग के 3 युवराजों को मेटरनिख ने इटली के पर्मा, मोडना एवं टस्कानी क्षेत्र पर क्रमशः अधिकार प्रदान किया। नेपल्स एवं सिसिली क्षेत्र पर बुर्बो का अधिकार हुआ था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम मेजनी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रारंभ में इटली के एकीकरण का सोच मेजनी ने रखा था। प्रारंभ में इटली का एकीकरण का सोच कौन रखा था, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रारंभ में इटली के एकीकरण का सोच कौन रखा था? मेजनी ने रखा था। ठीक है, हम मेजनी के बारे में देखिए। इसका जन्म हुआ था 22 जून 1805 को जिनेवा, इटली में। ठीक है, इटली के एकीकरण का इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, कार्बोनरी गुप्त संगठन से जुड़े थे। पूछ सकता है ये भी कि मेजनी किस संगठन से जुड़े थे, तो क्या कहिएगा? कार्बोनरी गुप्त संगठन से जुड़े थे। ये आपका परीक्षा में पूछ सकता है फैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजनी संवैधानिक गणतंत्र का समर्थक था। मेजनी संवैधानिक गणतंत्र का समर्थक था। अभी पूछ सकता है कि मेजनी किसका समर्थक था, यह देगा ऑप्शन में आपका संवैधानिक गणतंत्र का समर्थक था। 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया। अब पूछेगा कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो 1831 ईस्वी में मेजनी ने किया था। कब किया था, तो 1831 में किया था। 1833 में यंग यूरोप की स्थापना किया था। फिर भी पूछेगा कि यूरोप में यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो क्या कहिएगा कि मेजनी ने किया था। कब किया था, तो 1833 में किया था। देखिए 1831 में क्या किया था, तो यंग इटली का स्थापना किया था। और 1833 में क्या किया था, तो यंग यूरोप की स्थापना किया था किसने, तो मेजनी ने किया था। मेजनी आदर्शवादी ज़्यादा और व्यवहारवादी कम था। ये भी आपका परीक्षा में पूछ सकता है सवाल कि आदर्शवादी, ठीक है, आदर्शवादी, मेजनी आदर्शवादी ज़्यादा और व्यवहारवादी कम था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि इस कारण इनके द्वारा इटली के एकीकरण के लिए किए गए सभी प्रयास असफल रहा। आगे चलते हैं। आप देखिए कि 1848 ईस्वी में मेजनी इटली देश छोड़कर दूसरे देश पलायन कर गया। 1848 ईस्वी में मेजनी इटली देश छोड़कर दूसरे देश पलायन कर गया। अगला सवाल पॉइंट देखते हैं आपको। इसमें कह रहा है कि 1852 ईस्वी में चार्ल्स एडवर्ड के मृत्यु के बाद नए राजा विक्टर एमुअल II बनाया जाता है।
अब देखिए ई आपका पूछेगा कि चार्ल्स एवर्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो 1852 में हुआ था मृत्यु। ठीक है, उसके बाद नए राजा विक्टर एमुलस कहते हैं कि अब चार्ल्स एवर्ट की मृत्यु के बाद राजा किसे बनाया गया था, तो आपका विक्टर एमुलस को सेकंड को बनाया गया था। इन्होंने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया था। अब काउंट काबूर के बारे में पढ़िए। चलिए काउंट काबूर के बारे में जानते हैं। कहता है कि संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। अब ये पूछेगा आपके कि काउंट काबूर किसका समर्थक था, तो कहेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। उगा मेजनी किसका था, तो गणतंत्र का समर्थन था। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति था। ये भी पूछ सकता है कि काउंट काबूर क्या था, तो क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि सफल कूटनीतिक व्यक्ति था। ये भी आपका सवाल पूछ सकता है कि सफल कूटनीतिक था। काउंट काबूर आदर्शवादी कम व्यवहारवादी ज़्यादा था। ये भी आपका परीक्षा में पूछने वाला टॉपिक है। ठीक है, ये देखिए बिहार पुलिस का ये पूरा का पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद के इससे सवाल हो सकता है कि 1-2 आ जाए। क्रीमिया के युद्ध देखिए, आपको पढ़े लिखे होंगे तो आपको मालूम होगा क्रीमिया के युद्ध परीक्षा में पूछता है कि नहीं। तो यही डायरेक्ट पूछेगा क्रीमिया की युद्ध कब हुआ था, तो 1853 से 1854 में। ये आपका सवाल इम्पोर्टेंट लग रहा है। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1853 से 1854 में। देखिए ये आपका जो सिलेबस चेंज किया गया है, तो अभी नया सिलेबस चेंज किया गया है, समय भी नहीं है, तो उतना हार्ड भी सवाल नहीं पूछा जाएगा जो आपको समझ में ना आए। वहीं आपको फैक्ट पूछा जाएगा जो आपको दिया है किताब में, और एकदम इजी पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए तुर्की इस्लामिक देश था, परंतु यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर ईसाइयों का कब्जा था। यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 तरह के ईसाई धर्म के लोग रहते थे। कहेगा तुर्की में कौन रहते थे, तो 2 तरह के ईसाई रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 तरह के ईसाई धर्म के लोग रहते थे। प्रोटेस्टेंट ईसाई अपने क्षेत्र को यहाँ रूस को सौंप दिया तथा कैथोलिक ईसाई ने इसे अपने क्षेत्र को फ्रांस को दे दिया था। ये भी पूछ सकता है कि प्रोटेस्टेंट ईसाई अपने क्षेत्र को किसे दिया था, तो रूस को दे दिया था, और कैथोलिक ईसाई ने किसे दिया था, तो फ्रांस को दिया था। ये भी आपका परीक्षा में पूछ सकता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति। अब ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि परीक्षा में कि फ्रांस की क्रांति परीक्षा में पूछा है कि नहीं। बहुत ही बार पूछा है सवाल ये कि 1789 की फ्रांस की क्रांति। पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, इससे पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो हम बताएंगे कि 1789 में हुआ था। बोले 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक अपना सेना तुर्की से वापस बुला लिया था। इस कारण कैथोलिक ईसाइयों ने तुर्की के अधिकार क्षेत्र पर रूस का अधिकार प्रदान कर दिया। देख रहे हैं, जब इसका सेना अपने वापस बना लिया तुर्की से, तो तुर्की के जो कैथोलिक ईसाइयों ने तुर्की से अधिकार क्षेत्र पर रूस का अधिकार प्रदान कर दिया था। आगे चलते हैं। आगे चल रहा है कि 1846 ईस्वी में जब फ्रांस का राजा नेपोलियन थर्ड बनता है, तो वह पुनः तुर्की में कैथोलिक ईसाई के अधिकार क्षेत्र पर रूस को हटाकर अपना अधिकार बनाना चाहता था। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस का राजा नेपोलियन थर्ड बनता है, तो वह पुनः तुर्की में कैथोलिक ईसाई के अधिकार क्षेत्र पर रूस को हटाकर अपना अधिकार बनाना चाहता था। रूस इसी आक्रोश से वह तुर्की पर ही आक्रमण कर दिया। इधर फ्रांस इंग्लैंड के सहयोग से तुर्की अधिकार बनाने क्षेत्र पर अपना करा कि इधर फ्रांस इंग्लैंड के सहयोग से तुर्की को बचाने के उद्देश्य से तथा वहां ईसाइयों के अधिकार वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखने के उद्देश्य से रूस से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया गया, जिसे क्रीमिया की युद्ध कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इधर फ्रांस इंग्लैंड के सहयोग से तुर्की को बचाने के उद्देश्य से तथा वहां ईसाइयों के अधिकार वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए
रखने के उद्देश्य से रूस से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसे क्रीमिया की युद्ध कहते थे। पूछेगा आपको क्रीमिया की युद्ध कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस युद्ध में फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड को काउंट काबूर ने 50,000 सैनिक एवं कई हथियार से मदद किया था। इस प्रकार फ्रांस क्रीमिया के युद्ध में विजय प्राप्त। नेपोलियन थर्ड ने काउंट काबूर को निमंत्रण देकर अपना देश बुलाया। काउंट काबूर वहां इटली देश के समस्या को नेपोलियन थर्ड के सामने रखा। इस प्रकार इन्होंने इटली की समस्या को यूरोप का समस्या बना दिया। नेपोलियन थर्ड ने आश्वस्त दिया कि आप हमें दुख में साथ दिए हैं, कभी भी आप पर संकट आए हमें याद कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। काउंट काबूर अपना देश वापस लौटकर लोमार्डी और वेनेशिया क्षेत्र पर आक्रमण शुरू कर दिया। जब उन्हें सेना की जरूरत पड़ी तो नेपोलियन थर्ड से सहयोग लेकर आक्रमण तीव्र कर दिया। ऑस्ट्रिया नेपोलियन थर्ड द्वारा काउंट काबूर के सहयोग करने से काफ़ी दुखित हो गया। वह फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड से भी अपना सहायता मांगा। नेपोलियन थर्ड ऑस्ट्रिया के भी सहायता में रहा। देखिए, तो इस तरह से आपको बता दें कि बिहार पुलिस का पहला चैप्टर हिस्ट्री का 10th क्लास का था, यूरोप में राष्ट्रवाद। ऐसे हो सकता है कि 1-2 सवाल आपको मिल जाए देखने के लिए। अगर आप वीडियो देखे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहिए मेरा वीडियो का। ऐसे ही आपको देखिए इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे अभी बिहार पुलिस का, और आपको पूरा वीडियो इस पर दे देंगे।